गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये आपका लास्ट यूनिट सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था। सेकेंड यूनिट में बेसिकली मैंने असेसमेंट के बारे में पढ़ा है, हैजार्ड असेसमेंट के बारे में स्टडी किया है। फर्स्ट यूनिट में हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैजार्ड्स के बारे में इंट्रोडक्शन किया और सिंपल सा जो डिजास्टर मैनेजमेंट की बेसिक बेसिक डेफिनेशंस होती हैं उनके बारे में हमने समझने की कोशिश की है। तो नाउ वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 3। इन यूनिट नंबर 3 वी विल डिस्कस सम कैपेसिटी बिल्डिंग कंसेप्ट। दैट मीन्स जो बिल्डिंग कंसेप्ट्स जो हैं हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में जो हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग एनी डिजास्टर या आफ्टर एनी डिजास्टर, है ना, अपन उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, तो वो चीज़ हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इट्स लेक्चर नंबर 1, कैपेसिटी बिल्डिंग समझते हैं। व्हाट इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग? कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस दैट equips officials, stakeholders and the community to perform their function in a better manner during a crisis or disaster. In the process of capacity building, we must include element of human resource development, that is individuals training, organizational development such as improving the functioning of group and organizations, and institutional development. At the national level, the National Institute of Disaster Management (NIDM) is the capacity building arm, and the states have disaster management cell in the state administrative training institutes perform the function of capacity building for effective and efficient disaster management. There are number of other training institutes which are engaged in training and capacity building इन द एरिया ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसमें आप समझा कि जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट है NIDM, वो क्या करता है, बिल्डिंग आर्म्स और स्टेट हैव डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल्स को बनाता है। सेल्स मतलब ऐसी और छोटी छोटी लोकल बॉडीज़ को वो बताता है जो क्या बता सकें। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट। जो हम डिज़ास्टर का मैनेजमेंट कर रहे हैं वो आपका इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में है ना। देयर आर नंबर ऑफ अदर, इसके अलावा भी अगर बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इन ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग एरिया में इंगेज रहते हैं या इन चीज़ों को बताते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो दिस इज़ बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी हम ऐसा डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं जो क्या बताएगा, उसकी कैपेसिटी बताएगा। जो हम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, ऑपरेशन बना रहे हैं, उसकी कैपेसिटी बताएगा कि ये कितना कैपेबल है किसी डिज़ास्टर के लिए। तो इसको हम आगे देखते हैं। अगर हम लेवल्स देखना चाहें, लेवल्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, तो देयर आर सम लेवल्स। फर्स्ट वन इज़ अ इंडिविजुअल। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई कैपेसिटी की बात आएगी तो वो सबसे पहले इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करेगी। तो इंडिविजुअल्स की अगर बात करें तो रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, इम्पार्टिंग नॉलेज एंड डेवलपिंग स्किल्स वाइल मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन, नॉलेज एक्सचेंज एंड ओनरशिप। दैट मीन्स इसमें क्या है कि इसमें एटीट्यूड और अपना बिहेवियर मुझे चेंज करना पड़ता है किसके अकॉर्डिंग, नॉलेज और डेवलपिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग, है ना। जिससे क्या होते हैं, मैक्सिमाइजिंग होते हैं, जो बेनिफिट्स रहते हैं पार्टिसिपेशन के वो मैक्सिमाइजिंग हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नॉलेज एक्सचेंज एंड ऑनरशिप, और नॉलेज एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, और ऑनरशिप होती है किसी भी चीज़ की अथॉरिटी रखना। तो ये पहला पार्ट हो गया कि इंडिविजुअल्स के बारे में बात करेंगे। तो दिस इज़ अ फर्स्ट लेवल ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। अगर इंस्टीट्यूशनल लेवल की बात करें, दिस इज अनदर लेवल ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। इन इंस्टीट्यूशनल लेवल ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग फोकसेस ऑन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनिंग कैपेबिलिटीज एज वेल एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट द चेंजेस। अब कहने का मतलब ये है कि जितने भी चेंजेस हुए हैं, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म के अकॉर्डिंग, वो सारे इस पर डिपेंड करेंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करेंगी कि
हम किस प्रकार उसको उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें अनदर लेवल सिस्टमैटिक की, तो सिस्टमैटिक level of capacity building in which emphasizing the overall policy framework in which individuals and organizations operate and interact with the external environment, also known as enabling environment or society। तो इसमें क्या आएगा कि कुछ सोसाइटी और इन्वायरमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये आपका सिस्टमेटिक लेवल्स हो गया। तो पहला लेवल आपने क्या डिस्कस किया, इंडिविजुअल। सेकंड आपने क्या डिस्कस किया, इंस्टीट्यूशनल। और थर्ड आपने क्या किया, सिस्टमेटिक। बताया कि जो भी काम होगा वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको कंप्लीट करवाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उसमें सम पॉइंट्स होंगे। सम पॉइंट्स आर, फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Obviously, economic is also a major factor in any sustainable development. Social development, है ना, social development is also necessary for this. And third is the environmental protection. Environmental protection is very necessary for all the conditions where disaster can occur day by day or in less frequency time, है ना। कम समय में जहाँ डिजास्टर्स होते रहते हैं उस समय उसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर हम डिजास्टर प्रिवेंशन और मिटिगेशन की बात करें तो इसमें नेचुरल डिजास्टर की बात करेंगे, ह्यूमन मेड डिजास्टर की बात करेंगे, है ना। ये एफिशिएंट लैंड मार्केट एंड इफेक्टिव लैंड यूज़ मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें लैंड टेनर एलोकेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ लैंड राइट्स, कैडस्ट्रियल सर्विंग टू डिटरमाइन बाउंड्रीज। लैंड वॉल्यूम की बात करें तो असेसमेंट ऑफ लैंड वैल्यू, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। लैंड यूज़ की बात करें, कंट्रोल ऑफ लैंड्स यूज थ्रू लॉज एंड रेगुलेशंस, लैंड यूज़ प्लानिंग, मैपिंग एंड मॉनिटरिंग। और लैंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस इन केस ऑफ रिस्क। तो देयर आर सम एफिशिएंट लैंड मार्किंग जिसमें हम लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जैसे लैंड टेंडर क्या है, लैंड की वैल्यू क्या है, लैंड का यूज़ क्या है और लैंड का डेवलपमेंट हम वहाँ किस टाइप से कर रहे हैं। तो इसमें सम अलग अलग कुछ पॉइंट्स है ना। लैंड की जैसे वैल्यू की अगर बात करें हम तो असेसमेंट ऑफ लैंड वैल्यू, है ना, उसमें असेसमेंट हम जरूर करते हैं। कोई भी हम ज़मीन खरीदने से पहले वहाँ क्या देखेंगे कि वहाँ की वैल्यू क्या है ना, व्हाट इज़ द वैल्यू बिहाइंड दिस, है ना, वहाँ की वैल्यू क्या है, वहाँ का ग्राउंड लेवल क्या है ना, वहाँ कैसा क्या, अगर उसके फार्मिंग के लिए वो चीज़ खरीद रहे हैं तो वो क्या चीज़ है, तो ये चीज़ है। इसके बाद हम स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मीजर्स की अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल मीजर्स आर एनी फिजिकल कंस्ट्रक्शन टू रिड्यूस और अवॉइड पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑफ हैजार्ड और द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्निक्स और द टेक्नोलॉजी टू अचीव hazard resistance and resilience in structure or system. Non-structural measures are measures not involving physical construction which are knowledge, practice or agreement to reduce disaster risk and impact in particular through policies and laws. Public awareness, rising, training and education. एनोटेशन की अगर हम बात करें तो कॉमन स्ट्रक्चरल मेजर ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इंक्लूड डैम्स, फ्लड लेवेज, ओशियन वेव्स बैरियर्स, earthquake resistant constructions and evacuation shelters. Common non-structural measures include building codes, land use planning laws and their informants, research and assessment, information resource and public awareness programs. Note that in civil and structural engineering, the term structural is used in a more restricted sense to mean just the load-bearing structure and the other parts such as well cladding और इंटीरियर फिटिंग्स आर टर्म्ड नॉन स्ट्रक्चरल। तो ये बेसिकली आपके नॉन स्ट्रक्चरल थिंग्स में आते हैं। तो इस लेक्चर में बेसिकली हमने क्या समझा, जो लैंड का वो डेवलपमेंट होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, डिजास्टर प्रिवेंशन मिटिगेशंस जो होते हैं, उसके बाद कोई लैंड मार्केट की अगर बात करें, ज़मीन के अगर अपन उसमें पॉइंट्स में कुछ बात करें तो उसमें हमने ये कुछ पॉइंट डिस्कस किए, लैंड टेनर, लैंड वैल्यूज़, लैंड यूज़ एंड लैंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली इस लेक्चर में हमने सिंपल सा एक इंट्रोडक्टरी वाली पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी काम बात होगी बिल्डिंग से रिलेटेड, तो बिल्डिंग किसी लैंड एरिया पे जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ ज़रूरत पड़ती हैं।
थैंक यू।